24 जनवरी 2006 की बात है। दरअसल एक प्रेग्नेंट महिला को एक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कराया गया क्योंकि उसको प्रसव की पीड़ा हो रही थी। उसको बच्चा होने वाला था। जैसे वो हॉस्पिटल में जाते हैं, उसके डिटेल जब लिखवाए जाते हैं तो डिटेल में वो अपने पति का नाम नहीं बता पाती और यहीं से पता चलता है कि वो महिला दरअसल कुंवारी है। उसकी शादी नहीं हुई जबकि वो प्रेग्नेंट है। अब यह बात धीरे धीरे करके पूरे हॉस्पिटल में आग की तरह फैल जाती है और जब आग की तरह फैल जाती है तभी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये एक कुंवारी लड़की है। उससे हॉस्पिटल में उसकी माँ ही लेकर आती है। इसी बीच में एक लड़का जिसका नाम अनिल होता है, वो उसके पास पहुंचता है। लड़की को भी और लड़की के माँ को भी कहता है, अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई ऐतराज़ ना हो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। असल में मेरा नाम अनिल कुमार और मैं आप ही के ज़िले का रहने वाला हूँ। जैसे ही मुझे ये बात पता चलती है तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी मदद की जाए। आपको पैसे की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बोल देना। जैसे ही माँ और बेटी ने ये बात सुनी, उनकी जान में जान आ जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई तो है जो उनकी मदद के लिए आ गया है। अब वो लड़का हॉस्पिटल में जिस रूम में वो एडमिट होती है उसी रूम के ठीक सामने कुर्सी पर बैठ जाता है और तब तक बैठा रहता है जब तक कि डिलीवरी नहीं हो जाती है। डिलीवरी हो जाती है और जुड़वा बेटियों को वो लड़की जन्म दे देती है और जैसे ही जन्म देती है उसके बाद वो लड़का आता है और कहता है कि ठीक है, जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने घर जाना और घर जाने के बाद इन बेटियों को बहुत अच्छे से इनकी परवरिश करना, लेकिन घर जो है वो ये वाला नहीं होना चाहिए जहाँ तुम अब तक रह रही हो, क्योंकि लोग तुमसे सवाल पूछेंगे। जैसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, तमाम लोग सवाल करने लगते हैं। तमाम लोग पूछने लगते हैं कि ये दोनों बच्चियां कहाँ से आईं। आगे भी तुमसे यही सवाल करेंगे। नई जगह रहना, सब कुछ ठीक रहेगा। अनिल कुमार ने अपना होने के नाते उन्हें सब कुछ सही सही बताने की, समझाने की कोशिश की। जैसा बताया गया था उन दोनों ने वैसा ही किया। आखिरकार वो अपने घर चले जाते हैं और घर जाने के कुछ दिन बाद ऐसी खबर आती है कि उस इलाके में सनसनी फैल जाती है। दरअसल दोनों जुड़वा बेटियों और उनकी माँ का कत्ल हो जाता है। बहुत ही भयानक रूप में कत्ल होता है। उसके बाद कातिलों को ढूंढना शुरू किया जाता है और ढूंढते ढूंढते 19 साल तक का वक्त लग जाता है। इसमें सीबीआई हो, सीबीसीआईडी हो, पुलिस हो, सभी फेल हो जाते हैं। लेकिन एक ऑफिसर ऐसा आता है, उस ऑफिसर ने अपना दिमाग लगाया। दिमाग ऐसा लगाया कि उस दिमाग की चर्चा आप चारों तरफ हो रही है। 19 साल के बाद जब दोनों कातिल जो फौजी होते हैं पकड़े जाते हैं तो कहते हैं कि साहब ये तो बता दो कि हमें आपने पकड़ा कैसे। आज की ये कहानी सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि पुलिस अगर चाहे तो वक्त चाहे कितना भी लग जाए, वो अपराधी को पकड़कर सलाखों के पीछे ज़रूर पहुंचा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। आज की जो सच्ची घटना है मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये सच्ची घटना है केरल प्रदेश के एक ज़िला है कोल्लम, और कोल्लम ज़िले का ही
एक गांव लगता है आंचल। बात कर रहा हूं 10 फरवरी 2006 की। ये बात है दरअसल एक महिला जिसका नाम संथमा होता है। संथमा की बेटी होती है और बेटी की 2 बेटियां होती हैं। दरअसल वो संथमा अपनी ही बेटी की प्रेगनेंसी की, उसके बच्चे होने की तमाम जो डिटेल थी, जानकारी थी, वो पंचायत भवन के ऑफिस में जमा करना था, बताना था। और जैसे ही वो जानकारी को जमा करके वापस आती है, आकर देखती है कि क्या उसकी बेटी है और उसकी बेटी की दोनों जुड़वा बेटियों का कत्ल हो चुका है। किसी ने धारदार हथियार से उनका गला काट दिया था, उनका गला को रेत दिया गया था और वो मर चुके थे। और जैसे संथमा ने अपनी आंखों का दृश्य देखा, उस दृश्य को देखने के बाद वो जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसकी चीख पुकार सुनने के बाद गांव के लोग भी मौके पर दौड़ जाते हैं और ये 3 कत्ल की सूचना, क्योंकि 17 दिन की दोनों बच्चियां थीं और उसकी जो माँ थी, उनका कत्ल होना, ये अपने आप सनसनी वाली बात थी। देखते ही देखते ये खबर पूरे प्रदेश भर में फैल जाती है। हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार कत्ल किसने किया है। संबंधित थाने के पुलिस मौके पर पहुंचती है। मौके पर आने के बाद जब जांच पड़ताल शुरू किया जाता है तो पता चलता है कि एक बाइक आई थी, बाइक पर एक लड़का आया था और उस लड़के ने इस कत्ल को अंजाम दिया था। गांव वालों से जब पूछा जाता है कि क्या बाइक देखी थी, उसका कलर कैसा था, तो पुलिस की जांच में ये पता चलता है कि बाइक एक कन्नूर के श्री कंदपुरम रहने वाला एक राजेश कुमार नाम का एक व्यक्ति होता है, जो कि आर्मी में फौजी होता है। उसकी ये बाइक होती है। दरअसल वो यहाँ क्यों आएगा, इस परिवार से उसका लिंक क्या है, अब पुलिस उसके पास पहुँचती है। वहाँ जाने के बाद उसके तलाश की जाती है तो पता चलता है कि वो यहाँ नहीं है, वो अपनी ड्यूटी पर चला गया है। दरअसल उसकी ड्यूटी होती है पंजाब के पठानकोट में 45 एडी रेजिमेंट में उसकी पोस्टिंग होती है। और जो पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो एक नाम सामने आता है, वो नाम होता है दिविल कुमार का। अब जैसे ही इस महिला संथमा को दिविल कुमार का नाम सामने आता है तो पुलिस इससे पूछती है, क्या तुम दिविल कुमार को जानती हो? तब वो महिला सोचने पर मजबूर हो जाती है, रोते रोते एक कहानी सुनाती है और वो कहती है कि साहब, ये केरल प्रदेश का जिला कोल्लम का गांव लगता है आलियामन। आलियामन की रहने वाली उसकी बेटी, जिसका नाम रजनी होता है, रजनी को दरअसल एक लड़के से प्यार हो जाता है। लड़के का नाम दिविल कुमार होता है, जो कि भारतीय सेना में उसकी पोस्टिंग होती है। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे और वो इतना नज़दीक आ जाते हैं कि दोनों के आपस में फिजिकल रिलेशन बन जाते हैं। एक दिन इनकी बेटी रजनी गर्भवती हो जाती है और जैसे वो गर्भवती होती है तो वो अपने प्रेमी फौजी से कहती है कि फौजी, दरअसल मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। फौजी ने जैसे ये बात सुनी, उसने कहा कि ठीक है, तुम माँ बनने वाली हो, लेकिन तुम्हें यह बच्चा रखना नहीं चाहिए। तो वो फौजी नाराज़ हो जाता है, नाराज़ होकर अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। पंजाब के पठानकोट का 45 एडी रेजिमेंट भारतीय सेना में उसकी पोस्टिंग होती है, वो वहाँ चला जाता है। लड़की का जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसका जो पेट का साइज़ था वो भी बढ़ रहा था और लोगों के ये बात पता चलने लगती है कि आखिरकार ये लड़की प्रेग्नेंट हो गई है। अब धीरे धीरे करके जो बात फैल रही थी, तो जो रजनी होती है, रजनी की माँ होती है, उन संथमा ने कहा कि अगर ये आसपास में कहीं डिलीवरी कराते हैं तो लोगों को पता चलेगा
और बात खराब हो जाएगी। इसलिए वो केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम में पहुंचती है। वहाँ का एक हॉस्पिटल होता है एसएटी। एसएटी हॉस्पिटल में जाने के बाद उस लड़की को एडमिट कराया जाता है। जब एडमिट करा रहे थे तो तभी पता चलता है कि इसकी तो शादी नहीं हुई, ये कुंवारी है और कुंवारी होने के बाद भी प्रेग्नेंट हो गई। पूरे हॉस्पिटल में इसकी बात की खबर फैल जाती है और खबर फैलते ही पता चलता है कि इसी बीच में एक मददगार आता है और मददगार कहता है, जिसका नाम अनिल होता है। अनिल कहता है कि मैं तुम्हारे ही कोल्लम ज़िले का रहने वाला हूँ, पैसे की बात तो पैसे तुम्हारे पास पहुँच जाएंगे, या इसके अलावा किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ती है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब उस रजनी को एडमिट कराया जाता है तो वो लड़का उसके कमरे के ठीक सामने बैठ जाता है। इंतज़ार कर रहा था कि कब उसको किसी भी इमरजेंसी की ज़रूरत होगी, तो किसी भी हद तक वो जाने को तैयार है, क्योंकि ऐसे वक्त में अगर मदद नहीं की गई तो कब की जाएगी। इंसानियत के नाते वो बैठ जाता है, तैयार रहता है। उसके बाद डिलीवरी हो जाती है। 2 जुड़वा बेटियां जब पैदा होती हैं, पूरे हॉस्पिटल में उन दोनों की किलकारियां गूंजने लगती हैं। अब अनिल कुमार ने एक बात कही थी, रजनी, तुम्हें अपने गांव नहीं जाना चाहिए, बल्कि तुम्हें जाना चाहिए एक ऐसी जगह जहां पर तुम्हें कोई रोके ना, कोई टोके ना। इस हिसाब से उन्होंने एक गांव चुना जिसका नाम आंचल गांव होता है। आंचल गांव में जाकर रहने लगते हैं और रहते रहते ये 10 फरवरी 2006 की बात है। ये बच्चियां पैदा होने के ठीक 17 दिन के बाद अनिल घर आता है, लेकिन उस वक्त संथमा देख नहीं पाई थी। आसपास के लोगों ने ही देखा था, क्योंकि इस रूम को दिलवाने भी उसकी भूमिका रही थी। संथमा पुलिस को बताती है और उसके बाद पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। आखिरकार पुलिस इस लड़के को, जिसका नाम अनिल कुमार नहीं था बल्कि राजेश कुमार था, और वही अनिल कुमार जो राजेश होता है वो अनिल कुमार बन के ही हॉस्पिटल में पहुंचा था। और वो इसलिए पहुंचा था क्योंकि उसको भेजा गया था, और भेजा किसी और ने नहीं था, फौजी ने ही भेजा था, जो उसका दोस्त होता है। वो फौजी जो इस लड़की से प्यार करता था और वो इस लड़की से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। बात तब हाथ से आगे बढ़ जाती है। दरअसल जब इस लड़की को बार बार रोकने लगते हैं, टोकने लगते हैं, कहने लगते हैं कि ये बच्चा पता नहीं किसका है, तो उसने कहना शुरू कर दिया कि ये फौजी है जिसका नाम दिविल कुमार है। उसने बताया कि मेरा जो प्रेमी है वो फला बटालियन में है, उसकी पठानकोट में पोस्टिंग है, आप उसका डीएनए सैंपल लीजिए, डीएनए टेस्ट कराइए और मेरी बेटियों का भी डीएनए लीजिए। और ये डीएनए लेने के बाद यही बात उस लड़की को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। ये सही बात को साबित करने के लिए उसने डीएनए सैंपल की जब राज्य महिला आयोग से जांच की मांग करवाती है, तो वहाँ से आदेश होता है और उसके बाद फिर टीम जाती है, उसका डीएनए सैंपल लिया। आखिरकार पुलिस ने जब रिपोर्ट आने के बाद उसे गिरफ्तार करने के लिए पठानकोट पहुंचते हैं, तो पता चलता है कि ना तो दिविल कुमार वहां मौके पर है और ना ही तो उसका दोस्त राजेश, जो कि अनिल बन के हॉस्पिटल मिलने गया था, वो भी मौके पर। पुलिस उनके घर पर जाती है तो उनका घर होता है, दबिश देती है, तो परिवार वाले कहते हैं हमें कोई जानकारी नहीं है। अब मामले की जांच पुलिस से सीबीसीआईडी के पास पहुंच जाती है, तो सीबीसीआईडी भी उन दोनों को गिरफ्तार नहीं कर पाती। तभी जो संथमा होती है वो सीधा हाई कोर्ट का रुख करती है। कहते हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, और हाई कोर्ट 2010 में इस मामले की सीबीआई से जांच कराने का आदेश देती है। 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल बाद भी सीबीआई उन दोनों को ढूंढ नहीं पाती है।
दोनों फौजी वो भाग जाते हैं और ऐसे भागते हैं कि परिवार से फिर संपर्क ही नहीं करते हैं। इसके बाद 3 साल बाद यानी कि 2013 में सीबीआई कोर्ट ने चार्जशीट पर दाखिल कर देती है। अपराधी पकड़े ही नहीं जाते, इसलिए इस स्थिति में मामला कहीं न कहीं फिर ठंडा पड़ जाता है, शांत पड़ जाता है। लेकिन साल 2024 के नवंबर का महीना बताया जाता है। केरल के एडीजीपी लाइन ऑर्डर होते हैं मनोज अब्राहम। वो अपनी टीम से एक दिन बातचीत कर रहे थे। बातचीत के दौरान कहते हैं कि कोई पुराने केस अगर पेंडिंग पड़े हैं तो उस मामले में जांच पड़ताल की जाए। तभी एक पुलिस का अधिकारी होता है, वो कहता है कि सर कई केस हैं, फाइल लाकर दी जाती है। एक अधिकारी को फाइल दी जाती है। फाइल देने के बाद उससे कहा जाता है कि ये केस लगभग 19 साल पुराना है। दोनों अपराधी फरार हैं और कत्ल करने वाले राजेश और जो कत्ल करवाया था वो कत्ल उसके दोस्त ने देविल कुमार ने कराया था। क्यों ना इस मामले की जांच पड़ताल की जाए। कहाँ साहब, सीबीसीआईडी ने जांच की, सीबीआई ने जांच की, सब लोग पता कर चुके हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा है। तभी जो तकनीकी अधिकारी होता है वो कंप्यूटर पर बैठकर उनकी 19 साल पुरानी फ़ोटो को लेकर वैसे अलग अलग डिज़ाइन की नए नए एआई की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो लगातार फ़ोटो बना रहा था। एक के बाद एक फ़ोटो की। अब 19 साल के बाद वो कैसे दिखेंगे, उनके बाल कैसे होंगे, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ कैसी होंगी, दाढ़ी दिखेगी तो कैसे दिखेंगे, मतलब उनकी अलग अलग आकृतियाँ बनाना शुरू कर देता है। और आकृति बनाने के बाद उसने कुछ ऐसी आकृति बनाने के बाद वो फेसबुक पर अपलोड करता है और ये देखने के लिए इस फ़ोटो से कौन सी फ़ोटो जो मैच कर सकती है। इसी तरह करते करते तो 90% मैच करने के बाद तब एडीजी मनोज अब्राहम के पास पुलिस टीम पहुंचकर कहती है कि सर एक व्यक्ति है जिसका नाम विष्णु कुमार है जो कि पांडिचेरी में रह रहा है, क्यों ना हमें वहां जाना चाहिए, देखना चाहिए। अब वहां जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि विष्णु कुमार नाम का व्यक्ति जिसने एक महिला से शादी की है जो कि इंटीरियर डिजाइनर है और वो एक अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहा है। ये वही विष्णु कुमार है जो कि अनिल बन के गया था, वही है जो फौज में था, वही है जिसका नाम असली राजेश कुमार होता है। पुलिस ने उसको पकड़ा। पकड़ने के बाद उसको सीधा केरल लेके आते हैं कोलम में, और वहाँ लाने के बाद जब उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं, पूछते हैं कि तुम्हारा दोस्त कहाँ है, वो कहता है कि साहब वो भी तो पांडिचेरी में ही है। पुलिस फिर भी उसको भी गिरफ्तार करने के लिए जाती है तो पता चलता है कि वो भी इंटीरियर डिजाइनर का काम करता है और साथ ही उसने भी एक महिला शिक्षिका से शादी की है। उसकी भी ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। कत्ल करने के बाद उन्होंने अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, किसी से भी कोई संपर्क नहीं बनाया और उसने भी अपना नया नाम रख लिया था और नए नाम के साथ वो रह रहा था। दरअसल वो बन गया था प्रवीण कुमार और प्रवीण कुमार बनकर अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहा था। उन दोनों को बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि शायद अब कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे, लेकिन पुलिस ने एआई की मदद से लगभग 19 साल के बाद उनको पकड़ा। जब प्रवीण कुमार यानी कि देविल कुमार को पकड़ा गया था तो देविल कुमार ने एक बात कही थी कि साहब ये तो बताओ मुझे पकड़ा कैसे। तो पुलिस ने बताया कि हमने तुम्हें ऐसे पकड़ा। और ये कहानी जब सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल होती है, जो बेटियां थीं 17 दिन की 19 साल के बाद उन्हें इंसाफ मिल जाता है। अब इनके खिलाफ जो भी कानून तय करेगा, इनकी सज़ा कब तक इन सलाखों के पीछे रहेंगे और क्या इनको सज़ा हो सकती है, जाहिर सी बात है बड़ी ही सज़ा होगी। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।